हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने कक्षा 12 कृषि रसायन विज्ञान के अंदर चौथा अध्याय आयन विनिमय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर अपने आयन विनिमय के बारे में पार्ट फर्स्ट में अध्ययन कर चुके हैं। अगला अपना दूसरा जो टॉपिक इसमें आता है वो ऋणायन विनिमय आता है। अपने आयन के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं कि जो आवेश होते हैं, ऋण आवेश होता है, धन आवेश होता है, तो वही अपने क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। और विनिमय का मतलब आदान प्रदान होना। तो जब धनायन विनिमय की बात होती है तो धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करना धनायन विनिमय हो जाएगा। आज अपने समझते हैं ऋणायन विनिमय के बारे में। तो इसमें है कि ऋणायन विनिमय को अम्ल विनिमय भी कहते हैं। फास्फेट आयन्स के जिस अंश ने आयरन व एल्यूमिनियम के यौगिकों एवं सिलिकेट मृदा के साथ प्रतिक्रिया की थी, अभिक्रिया की थी सिलिकेट मृदा के अंदर, उसके स्थान पर अन्य ऋण आयन जैसे OH नेगेटिव आयन्स आ जाते हैं। ऐसे विस्थापन को ऋणायन विनिमय कहते हैं। देखिए, फास्फेट आयन्स के जिस अंश ने आयरन व एल्यूमिनियम के यौगिकों एवं सिलिकेट मृदा के साथ अभिक्रिया की है, उसके स्थान पर अन्य ऋण आयन आ जाते हैं। ऐसे विस्थापन को ऋण आयन विनिमय कहते हैं। ऋणायन विनिमय की क्रियाविधि की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। मृदा घटने पर बाष्पीक समूहों की सक्रियता उनकी प्रोटॉन्स की स्वीकृति में वृद्धि द्वारा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए अपने देखें यहाँ पे कि R यहाँ पे कोई भी सिलिकेट मृदा अपने ले सकते हैं। OH और H2SO4 के साथ जब ये प्रतिक्रिया करेगी, अभिक्रिया करेगी, तो SO4 नेगेटिव हो जाएगा, जो कि ऋणायन विनिमय है। इसी प्रकार से RNH2 है, HCl के साथ अब अभिक्रिया करेगा, अम्ल के साथ ये अभिक्रिया कर रहा है, इसलिए इसको अम्ल विनिमय भी कहते हैं। तो ये भी Cl- अपने नेगेटिव यहाँ पे छोड़ेगा। इस स्थिति में ऋणायन मृदा विलयन में अन्य ऋणायनों के बदले में विनिमय करेगा। इस प्रकार मृदा में ऋणायन की घटना होती है। ऋणायन विनिमय, ऋणायन का विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना। ऋणायन विनिमय मुख्य रूप से एक pH परतंत्र का कार्य करता है। धनायन विनिमय के विपरीत ऋणायनों को रखने की क्षमता अम्लता के साथ बढ़ती है। अम्लता बढ़ेगी तो ऋणायनों को रखने की क्षमता बढ़ती है। उदासीन मृदा के निश्चित आयन जैसे क्लोराइड है और NO3 नाइट्रेट का अधिशोषण बहुत कम या नहीं होता, जबकि PO4-3 तथा ASO4-3 का अधिशोषण कम तथा अधिक दोनों pH वाली मृदा में होता है। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता है कि धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है मृदा की। तो अगर अपने को समझ लें कि किसी मृदा के अंदर कितने धनायन उसमें उपस्थित है, वो इसकी क्या होगी, धनायन विनिमय क्षमता होगी। तो मृदा की धनायन विनिमय क्षमता मृदा संकीर्ण की उस क्षमता का द्योतक है जिससे मृदा संकीर्ण पर अधिशोषित धनायनों की संपूर्ण मात्रा कम प्रकट होती है। धनायन विनिमय क्षमता CEC यानी कि सेंटी मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है, ये इसका धनायन विनिमय क्षमता की शॉर्ट फॉर्म हो सकता है CEC। तो इसका मतलब है धनायन विनिमय क्षमता हो जाएगी। और अगर इसकी इकाई की बात करें तो ये होती है सेंटी मोल प्रति किलोग्राम होता है। सेंटी मोल प्रति किलोग्राम, ये इसकी क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। परिभाषा की बात करें तो 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित H+ आयन्स अथवा इसके समतुल्य किसी अन्य धनायन की अधिशोषित मात्रा उस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित हाइड्रोजन आयन अथवा इसके समतुल्य अन्य कोई धनायन की अधिशोषित मात्रा उस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। जिस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक धनायन धारण कर सकती है। धनायनों को धारण करने की क्षमता विभिन्न मृदाओं में
भिन्न भिन्न होती है। जिस प्रकार की मृदा है उनके पैतृक पदार्थों के आधार पर उनके दनायन विनिमय क्षमता या दनायनों को धारण करने की क्षमता है वो अलग अलग होती है। किसी मृदा की दनायन विनिमय क्षमता अगर प्रश्न में बोला जाए कि 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा। अपने से पूछ सकते हैं कि किसी मृदा की दनायन विनिमय क्षमता 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम है तो इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाए कि 1 किलोग्राम मृदा के अंदर 10 सेंटीमोल हाइड्रोजन आयन इसमें अधिशोषित है, यानी कि 1 किलोग्राम मृदा के अंदर 10 सेंटीमोल हाइड्रोजन आयन्स हैं वो इसके अंदर क्या हो रहे हैं, अधिशोषित होते हैं। मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम इकाई के स्थान पर अब अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार सेंटीमोल प्रति किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। पहले मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता, इकाई थी, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार यह सेंटीमोल प्रति किलोग्राम इसका उपयोग किया जाता है। दोनों ही इकाइयों का मान एक दूसरे के बराबर होता है, अर्थात 1 मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम या 1 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम मृदा के बराबर होता है। कुछ अपने को यहाँ पे दे रखी है अलग अलग इनकी अपने को दनायन विनिमय क्षमता CEC जिसको अपने बोलते हैं वो अपने को दे रखा है। कैल्योनाइट की दे रखी है 8, जैसे पीछे अपने सिलिकेट मृदाओं के बारे में अध्ययन किया था तो उसमें अपने कैल्योनाइट है, इलाइट है, मोर्टिलमेलाइट है, इनके बारे में। तो इनका यहाँ पे अपने को CEC दनायन विनिमय क्षमता यहाँ पे अपने को दे रखी है और उसका प्रसार रेंज भी अपने को दे रखा है कि औसत मान की बात करें तो 8 होती है। अगर अपने को परिसर की पूछता है कैल्योनाइट की तो 3 से 15 इसका दनायन विनिमय क्षमता होती है, ठीक है। इस तरीके से अपने को दे रखी है। सबसे ज़्यादा जो है वो ह्यूमंस की है। ह्यूमंस का अगर औसत मान की बात करें तो ह्यूमंस का 200 है, ठीक है, औसत मान का 200 है। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो 100 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम आ जाएगा। इसके आगे है कुछ दनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक अपने पीछे के चैप्टर के अंदर भी अपने देखें, ह्यूमंस को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जीवाश्म पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक हैं, या उनका अपने महत्व भी देखा, जीवाश्म पदार्थ का महत्व है, ह्यूमंस का महत्व है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे दनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक और उनके महत्व के बारे में अपने देखेंगे। तो पहला इसमें आता है मृदा का जो कण है, मृदा का कण जितना बारीक होगा, जितना महीन होगा, उसकी दनायन विनिमय क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पे है महीन कणाकार वाली मृदाओं की दनायन विनिमय क्षमता मोटे कणाकार वाली मृदाओं से अधिक होती है, यानी कि जो महीन कण है उनकी अधिक होगी और जो मोटे कण वाली मृदा उसकी कम होगी। बलुई दोमट मृदा की जो CEC 5 से 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, जबकि मटियार दोमट की है वो 15 से 20 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। कले की मात्राएं एवं प्रकार है। मृदा में कले की मात्रा अधिक होने पर दनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। जिन मृदाओं में मोंट मोरिलोनाइट कले की मात्रा अधिक होती है उन मृदाओं की अपेक्षा जिनमें इलाइट और कैल्योनाइट कले पाई जाती है की दनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। लेकिन मोंट मोरिलोनाइट है इसकी जो दनायन विनिमय क्षमता वो अधिक होगी, इलाइट और कैल्योनाइट की कम होती है क्योंकि इसमें कले कण है वो कम पाए जाते हैं। इसके बाद है मृदा pH है। क्षारीय मृदाओं की दनायन विनिमय क्षमता अम्लीय मृदाओं से अधिक होती है। pH में वृद्धि के साथ साथ आयनित आयनों की संख्या में वृद्धि होती है, अतः pH बढ़ने पर क्रमिक रूप से बढ़ती है। pH के मान में वृद्धि होगी तो दनायन विनिमय क्षमता के अंदर भी वृद्धि होती जाती है। इसके आगे है चौथा, इसको प्रभावित करने वाला कारक है कार्बनिक पदार्थ है। तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के साथ साथ दनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है क्योंकि ह्यूमंस की दनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। अब ह्यूमंस की दनायन विनिमय क्षमता अधिक है तो कार्बनिक पदार्थ है तो वो भी ह्यूमंस के अंदर ही पाए जाते तो उसकी दनायन विनिमय क्षमता भी अधिक होगी। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है अपना दनायन विनिमय तथा पौधों का पोषण की दनायन विनिमय और ये पौधों के अंदर पोषण किस प्रकार से होता है। अधिशोषित दनायन पौधों और सूक्ष्म जीवों को आसानी से प्राप्त होते हैं। अधिशोषित जो दनायन है और जो सूक्ष्म जीवों को आसानी से प्राप्त होती है ऐसी क्रियाविधि है
जो अधिशोषित धनायन की प्राप्यता को आसान कर देता है। इस संबंध में विनिमय स्पष्ट दो प्रकार से कार्य करता है। विनिमय का मतलब आदान प्रदान होता है, ठीक है। जो धनायन अधिशोषित हुए हैं वो अधिशोषित धनायनों को पौधों के द्वारा भी ग्रहण किया जाएगा और जो सूक्ष्म जीव है उनके द्वारा भी ग्रहण किया जाएगा, उनको भी ये प्राप्त होते हैं। तो पहला है इसमें सबसे पहले यह पोषक तत्वों को स्वतंत्र करता है। जो धनायन विनिमय क्षमता है धनायन है अधिशोषित, वो पोषक तत्वों को स्वतंत्र करता है जो मृदा विलयन में चले जाते हैं। मृदा के अंदर जो जल मिलकर उसका विलयन बनता है उसके अंदर चले जाते हैं। विलयन में यह मूल रोमों या सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आते हैं। अब विलयन जो बन जाएगा, मृदा जो विलयन बनता है उस विलयन के अंदर ही जो पोषक तत्व है वो घुले हुए होंगे। ये या तो सीधे जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं उनके संपर्क में आ जाएंगे या फिर सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आते हैं और उनका क्या कर लेते हैं, शोषण कर लेते हैं, उनको ग्रहण कर लेते हैं या फिर जल निकास द्वारा नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है यदि मूल रोमों और सूक्ष्म जीवों द्वारा कोलाइडी सतह के निकट संपर्क में होते हैं तो मृदा कोलाइड और मूल रोमों या सूक्ष्म जीवों के धनायनों के बीच एक सीधा आदान प्रदान भी हो जाता है। अगर कोलाइड के रूप में है तो मृदा की जो जड़ें हैं या सूक्ष्म जीवों के मध्य धनायनों का सीधा आदान प्रदान भी हो जाता है। इसमें मूल रोमों या सूक्ष्म जीवों में पृष्ठ पर पैदा हुए H+ आयन और अधिशोषित पोषक धनायन में विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। एक दूसरे के पृष्ठ पर अधिशोषित या मुक्त हुए H+ आयन है और एक जो पेड़ पौधों के द्वारा मूल रोमों के द्वारा जो धनायनों को अधिशोषित किया है, दोनों के मध्य क्या होता है, आदान प्रदान होता है। दोनों एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं। इससे पोषक तत्वों का जल निकास द्वारा नष्ट होने का भय भी नहीं रहता। धनायन विनिमय से पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला अपना आता है धनायन संतृप्ति है। धनायन संतृप्ति विशेष पोषक तत्वों पोषक का मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में क्या अनुपात है। तो धनायन संतृप्ति के बारे में देखते हैं कि धनायन संतृप्ति होती क्या है। उदाहरण के लिए यदि मृदा की कैल्शियम संतृप्त प्रतिशत अधिक है तो इसका विस्थापन तुलनात्मक आसान और शीघ्र होता है। अपने संतृप्त और असंतृप्त के बारे में पढ़ा था। संतृप्त जो क्षारीय या उदासीन पदार्थ होते हैं वो संतृप्त होते हैं और असंतृप्त जो अम्लीय होते हैं, हाइड्रोजन आयन है, एल्यूमिनियम आयरन्स जो आयन्स हैं वो असंतृप्त होते हैं। तो अपने यहाँ पे बात करें संतृप्त की, यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह है, तो उनके बारे में यहाँ पे आ जाएगा संतृप्त प्रतिशतता आ जाएगी। उसके बाद सैगुणित आयनों का प्रभाव पड़ता है। एक धनायन के पास जो दूसरे धनायन सैगुणित होते हैं पौधों के लिए पोषक तत्व की प्राप्यता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम के आधिक्य से पोटेशियम की जो प्राप्यता है वो कम हो जाएगी। अगर पौधे के पास कैल्शियम की ज़्यादा अधिकता है, अगर उसको अपने पोटेशियम देना है पेड़ पौधों को, तो कैल्शियम की अधिकता होने के कारण पोटेशियम कम मात्रा के अंदर पेड़ पौधा ग्रहण कर पाता है। इस प्रकार पोटेशियम की अधिक मात्रा भी मैग्नीशियम की प्राप्यता को कम कर देती है। कोलाइड के प्रकार है। विभिन्न कोलाइड मिसलों की विशेष धनायनों को धारण करने की शक्ति भिन्न भिन्न होती है। जैसे मोंटमोरिलोनाइट में कैल्योनाइट की अपेक्षा कैल्शियम अधिक शक्ति से धारित होता है, इसलिए मोंटमोरिलोनाइट से कैल्शियम प्राप्त करने के लिए उसमें चूना मिलाकर कम से कम उसकी प्रतिशत बेस संतृप्त 70 कर लेनी चाहिए। दूसरी ओर कैल्योनाइट इससे कम बेस संतृप्ति पर को स्वतंत्र कर देती है। दूसरी ओर कैल्योनाइट है, इससे कम प्रतिशत बेस संतृप्त पर कैल्शियम को स्वतंत्र कर देती है। मोंटमोरिलोनाइट से जो कैल्शियम प्राप्त करना है तो उसमें चूना मिलाकर उसका उपयोग अपने कर सकते हैं, लेकिन कैल्योनाइट है वो इससे कम बेस संतृप्ति पर ही कैल्शियम को मुक्त कर देती है। धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरकता है कि धनायन विनिमय क्षमता और मृदा की उर्वरकता या उपजाऊपन आपस में क्या संबंध है इनके अंदर, तो इसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास में अपने इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।